हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि इस वीक हम कंडक्ट कर रहे हैं बिजी एडवाइजर लेवल ट्रेनिंग लेवल 1 फॉर सेल्स, जिसका ड्यूरेशन है 5 डेज का। और आज हम अपना डे 3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज अपना जो माइक है उनको म्यूट कर लीजिए। आप सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पीपीटी की हेल्प से पहले हम टॉपिक को देखेंगे, उसका थोड़ा गो थ्रू करेंगे और फिर उसको बिजी में देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से वो बिजी में काम करता है। ये जो ट्रेनिंग चल रही है ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको जो फीचर है वो ओवरव्यू के पर्पज से बताए जाएंगे। मतलब कि हम सपोर्ट की ट्रेनिंग करते हैं जब हम डिटेल में चीजें बताते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है अपने कस्टमर्स को। बट ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं इस वीक, ये सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं फास्ट रहेंगी, क्योंकि हमें सिर्फ सेल्स के लिए इस फीचर्स को सीखना है कि सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपसे पूछते हैं ये फीचर है कि नहीं, ये फीचर है या नहीं, किस तरीके से काम करता है, तो आप उनको बता सको हाँ जी ये फीचर अवेलेबल है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का, कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स बेसिक ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, कॉन्फ़िगरेबल जीएसटी इनवॉइसिंग। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। अब जीएसटी है क्या? तो देखिए, अब जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे सेल्स की हो परचेज की हो, आप सेल परचेज कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे कोई भी एक्सपेंस आप खरीद मतलब सर्विस आप ले रहे हैं, कोई आइटम आप परचेज कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, ये सब ट्रांजेक्शन हैं जिसमें सेलर और बायर के बीच में ये ट्रांजेक्शन होती है। एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। तो सेलर और बायर के बीच में जो भी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, वो सब जीएसटी के अंडर में आती है और उन पर जीएसटी अप्लाई होता है। ये एक नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है। डिटेल में तो ये इसकी डेफिनेशन काफी बड़ी है, बट सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही समझिए कि जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है। ये ट्रांजेक्शन बेस्ड है, जहां भी आपके सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन होती है। अब देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब जितने भी आपके फिजिकल आइटम्स हैं जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? गुड्स होते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट बोलते हो, आइटम्स बोलते हो, मटेरियल्स बोलते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में। बट उसको जीएसटी की लैंग्वेज में उनको गुड्स बोलते हैं, गुड्स, सामान। और सर्विसेज क्या होती हैं? सेवाएं। जो भी आपकी ऐसी सर्विसेज होती हैं, ऐसे मतलब ट्रांजेक्शन होती हैं जिनमें कुछ आपका फिजिकली गुड्स का लेन देन नहीं होता, सर्विसेज का लेन देन होता है। जैसे कि अगर सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कंसल्टेशन फीस जो है आपसे चार्ज करता है और आपको ओपीडी चार्ज ले लेता है आपसे, और उसके बदले में आपको जो भी है दवाइयाँ वगैरह लिख के दे देता है। तो बेसिकली आपको क्या बेच रहा है? वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है आपको। सीए के पास आप जाते हैं तो लीगल एडवाइस लेते हैं, लॉयर के पास जाते हैं लीगल एडवाइस लेते हैं। तो ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी भी गुड्स और सर्विस दोनों की जो ट्रांजेक्शन है उन पर जीएसटी अप्लाई होता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, सब इसके अंडर में आती हैं। आप देखिए, जीएसटी में सबसे पहले जब जीएसटी नहीं था इंडिया में, तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले वैट चलता था, सर्विस टैक्स था, और काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होते थे। बट जीएसटी में क्या है, ये सारे टैक्स जितने हैं वो सब मर्ज हो गए और एक सिंगल टैक्स सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया 1 जुलाई 2017 से। अब देखिए, ट्रांजेक्शन जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक ट्रांजेक्शन होती है कि जिसमें आप अपने लोकल कस्टमर को सेल करते हो, या बी टू सी सेल करते हो, मतलब आप किसी ऐसे कस्टमर को सेल कर रहे हो, मतलब ऐसे कस्टमर को अपना आइटम बेच रहे हो जो एंड कस्टमर है, जो उसको कंज्यूम कर लेगा, जिसको हम बी टू सी कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी किराना स्टोर पे, आप आपकी किराना स्टोर है, आप ब्रांडेड आउटलेट है आपका कोई, आपका हाइपर मार्ट्स हैं, विशाल मेगा मार्ट वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। तो ये मार्ट्स क्या करते हैं? किनको सामान बेचते हैं? ये सामान बेचते हैं अपने ऐसे कस्टमर्स को जो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, वो आगे नहीं बेचेंगे उनको। तो इसको हम बोलते हैं बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स। एक होती है बी टू बी सेल्स। बी टू बी सेल्स का मतलब होता है कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि जहां पर आपका जो कस्टमर है वो खुद भी एक बिजनेसमैन है, वो भी खुद भी मतलब उस आइटम को कंज्यूम नहीं करेगा, वो भी आगे इसको बेचेगा। जैसे कि देखिए, मार्ट ने तो आपको सामान बेच दिया, बट मार्ट भी तो कहीं से खरीदेगा सामान।
तो मार्ट अगर किसी से सामान खरीदता है वो बी टू बी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मार्ट को बेचने वाली जो कंपनी है वो भी बिजनेस कर रही है और मार्ट भी जो है वो भी बिजनेस कर रहा है, तो ये बी टू बी ट्रांजेक्शन होगी। मार्ट जब आपको बेचेगा तो वो बी टू सी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आप कस्टमर हो। तो ये होती है बी टू बी और बी टू सी सेल। अब इसमें एक टर्म और याद रखने की जरूरत है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? देखिए, सप्लाई का मतलब जहां पर आप डिलीवर कर रहे हो गुड्स को, प्लेस मतलब किस स्थान पर डिलीवर कर रहे हो। तो देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब ऐसा स्थान जहां पर आप आइटम की डिलीवरी कर रहे हो। तो जब भी सेलर और बायर ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो तरह की ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, एक होती है लोकल, एक होती है सेंट्रल। लोकल मतलब कि आपको पता है इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं। जैसे कि अभी हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में अगर सपोज सेलर भी दिल्ली का है और कस्टमर भी दिल्ली का है, मतलब बायर और सेलर दोनों ही दिल्ली के हैं, मतलब सामान जो बेचा जा रहा है वो भी दिल्ली में ही बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है वो भी दिल्ली का कस्टमर ही खरीद रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लोकल ट्रांजेक्शन, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं लोकल ट्रांजेक्शन। और अगर दिल्ली का सेलर है और बेच रहा है हरियाणा के या फिर उत्तर प्रदेश या राजस्थान के कस्टमर को, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स। तो दो तरीके की सेल्स होती है, लोकल और सेंट्रल। जीएसटी में तीन कंपोनेंट हैं। क्या क्या है वो कंपोनेंट? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जब भी लोकल ट्रांजेक्शन होती है, विथ इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, तब क्या होता है कि दो तरीके के कंपोनेंट अप्लाई होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब आप किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो एक कंपोनेंट अप्लाई होता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी जो पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो आपका सेंट्रल का पार्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो जीएसटी में गवर्नमेंट ने चार जो है टैक्स रेट डिसाइड किए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो टैक्स रेट? 5%, 12%, 18%, 28%, और एक आप बोल सकते हो नील रेटेड या फिर एग्जाम्प्ट, जिसपे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो ये पांच आप रख सकते हो। बेसिकली टैक्स रेट चार ही हैं, बट एक जो है वो आपका एग्जाम्प्ट है। तो 5%, 12%, 18% और 28%। कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो चार तरह के टैक्स रेट मैंने आपको बताया, 5%, 12, 18 और 28। आप देखिए, कभी भी अगर लोकल ट्रांजेक्शन होती है, मतलब कि सेलर है और बायर है दोनों ही आपके सेम ही स्टेट के हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे चेन्नई में हो, मतलब तमिलनाडु में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। तो अगर लोकल ट्रांजेक्शन हो रही है, कस्टमर भी एक ही स्टेट का है और आपका जो सेलर है बेचने वाला भी एक ही स्टेट का, सेम स्टेट के हैं दोनों के दोनों, तो उसको हम लोकल ट्रांजेक्शन कहते हैं। लोकल ट्रांजेक्शन केस में दो कंपोनेंट अप्लाई होते हैं जीएसटी के, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। मतलब कि जो भी आपका टैक्स का पैसा कलेक्ट करते हैं, देखिए टैक्स कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट ही। आपको पैसा तो सारा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। आप इंडिया में क्या है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो दोनों ट्रांजेक्शन में होता है, लोकल हो चाहे आपकी सेंट्रल ट्रांजेक्शन। अभी मेरी वॉइस क्लियर है?
अब मेरी वॉइस क्लियर है? अभी मेरी वॉइस आ रही है अभी? ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। सबको ऑडिबल है मेरी वॉइस? कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपना दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखिए, जीएसटी के बारे में हम समझ रहे थे, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली हाइलाइट्स कर रहे थे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, रेट्स क्या होते हैं। तो रेट्स आपको पता है जीएसटी में कौन कौन से रेट अप्लाई होते हैं, वो है 5%, 12%, 18 और 28%। तो इन चारों टैक्स रेट के अंदर ही आपकी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब किसी भी आइटम को पर आपको टैक्स अप्लाई करना है तो इन चारों में से ही टैक्स अप्लाई होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यही टैक्स रेट डिसाइड किए हैं। एक हमने हाईलाइट किया था पॉइंट कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो लोकल ट्रांजेक्शन और सेंट्रल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर विथ इन अ स्टेट आपकी सेल हो रही है, मतलब कि सेलर और बायर दोनों ही आपके सेम ही स्टेट के हैं, तो उसको हम लोकल ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर दिल्ली में ही आप आइटम को बेच रहे, जो सेलर है वो भी दिल्ली में उसकी शॉप है या फिर उसकी कंपनी है, और जो कस्टमर है वो भी दिल्ली में ही बेचता है, बेसिकली वो भी दिल्ली में ही उसको कंज्यूम करेगा, तो क्या होगी, वो लोकल ट्रांजेक्शन होगी। बट अगर सेलर आपका दिल्ली का है और बेच रहा है किसी हरियाणा के कस्टमर को या फिर किसी उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के कस्टमर को, महाराष्ट्र के कस्टमर को, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रांजेक्शन या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ये हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, जब सेंट्रल ट्रांजेक्शन होती है या फिर लोकल ट्रांजेक्शन होती है तो कौन कौन से कंपोनेंट आपको जीएसटी के अप्लाई करने। स्क्रीन अनविजिबल है, एक सेकंड में स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ। आप देखिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है अब? आप चैट में मैसेज कर सकते हैं मुझे, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, ट्रांजेक्शन हमने समझ लिए हैं कि लोकल ट्रांजेक्शन क्या होती है और सेंट्रल ट्रांजेक्शन क्या होती है। अब लोकल ट्रांजेक्शन के केस में आपको कौन सा जीएसटी अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी दो कंपोनेंट अप्लाई करने हैं। मतलब कि कोई ऐसा आइटम है, सपोज एसी आप अगर बेचते हैं किसी कस्टमर को, दिल्ली में ही आप बेच रहे हो, कस्टमर भी दिल्ली का ही है, और एसी पे जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो होता है 28%। तो गवर्नमेंट कहती है कि 28% आपको टैक्स अप्लाई करना है ट्रांजेक्शन पर। बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर, मतलब हाफ हाफ दोनों का शेयर है। तो 28% का हाफ करेंगे तो 14% जो है, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा पैसा और 14% आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है उसको बोलते हैं हम एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसको बोलते हैं सीजीएसटी। अगर आपकी ट्रांजेक्शन सेंट्रल है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है, जैसे कि अगर हरियाणा का सेलर है और वो बेच रहा है बिहार में, तो क्या होगा कि देखिए, कस्टमर अलग स्टेट का है और सेलर जो है अलग स्टेट का है, तो यहाँ पर जो टैक्स अप्लाई होगा वो होगा आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स।
इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा शेयर जो है, अब यहाँ पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा उस पे पूरे टैक्स का। तो जो 28% टैक्स अप्लाई किया हमने एसी पे, वो पूरा का पूरा अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन सेंट्रल है। तो लोकल के केस में सेंट्रल और स्टेट दोनों का पार्ट होता है, और सेंट्रल के केस में सिर्फ सेंट्रल का ही पार्ट होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जीएसटी का। आइए बिजी में सीखते हैं किस तरीके से आपको जीएसटी कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको जीएसटी मेंटेन करना है बिजी में। तो सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, एक फ्रेश कंपनी मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जीएसटी इनवॉइसिंग। अब देखिए यहाँ पर आप कंट्री स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं जब वो कंपनी क्रिएट करते हैं, और बाकी डिटेल्स आप फिल करते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि वैट एंड जीएसटी इंफॉर्मेशन। तो आपको अगर जीएसटी मेंटेन करना है, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो, आपको जीएसटी मैनेज करना है, मतलब कि आपको ट्रांजेक्शन पे जीएसटी अप्लाई करना है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रखो, वरना आप इस ऑप्शन को डिजेबल करो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको इनेबल या डिसेबल करते हो, इनेबल करते हो तो जीएसटी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपके मास्टर हैं, वो सारी चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएंगी। अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो वो सारी चीजें आपकी डिसेबल हो जाएंगी, मतलब आप उनको रिपोर्ट्स को नहीं देख पाएंगे, मास्टर को नहीं देख पाएंगे, मास्टर को यूज नहीं कर पाएंगे, जो जीएसटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैंने इसको इनेबल किया है। इनेबल करने के बाद सेस, अगर देखिए कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर सेस भी अप्लाई होता है, सरचार्ज भी लगता है, मतलब एडिशनल टैक्सेस भी लगते हैं जीएसटी के ऊपर। तो अगर आपके स्टेट में सेस भी अप्लाई होता है तो आप इसमें इनेबल कर सकते हैं सेस को, वरना आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट में आपका ये डिसेबल ही रहता है। इसके बाद जीएसटी। तो जब भी आप जीएसटी में, जीएसटी डिपार्टमेंट में अपना जो मतलब बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो अक्नॉलेजमेंट के नाम पर आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपकी पूरी ट्रैकिंग। तो जीएसटी नंबर जो है वो आपको अपनी कंपनी का यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। 15 डिजिट का होता है। और स्टेट कोड, आपकी कंपनी का पैन नंबर, साथ में आपकी ब्रांच कोड, इन सबको मिक्सअप करके आपका ये मतलब बनता है। इसके बाद जीएसटी में दो तरीके के डीलर होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। तो इसको हम आगे समझेंगे, बट अभी हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो नॉर्मल रेगुलर डीलर होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम जीएसटी को भी समझ रहे हैं। इसके बाद चार तरह के टैक्स रेट मैंने आपको बताए हैं, 5, 12, 18 और 28। अगर सपोज आपकी कपड़ों की शॉप है, तो सिर्फ आपको 5 और 12% से आपका काम चल जाएगा, तो आपको बाकी टैक्स रेट्स की जरूरत नहीं है। तो सपोज आपके किसी एक कैटेगरी के आइटम है या दो तीन कैटेगरी के आइटम जिन पे टैक्स रेट जो है वो सेम ही अप्लाई होता है, तब आपको यहाँ पर अपना टैक्स रेट जो है स्पेसिफाई करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके टैक्स के मास्टर बन जाएंगे। अगर आप इसको जीरो छोड़ते हैं तो आपका सारे टैक्स रेट बन जाएंगे, जिसको अभी हम इसको जीरो ही छोड़ रहे हैं। सेव करते हैं। अब आप देखेंगे जो 5, 12, 18, 28 जो मैंने आपको चार टैक्स रेट बताए, वो सारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। बिजी में आपको ये फीचर मिलता है कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं, तो आपको सारे प्री डिफाइंड मास्टर मिल जाते हैं, तो आपका टाइम बचता है, और आप अपनी ट्रांजेक्शन जो है डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए कंपनी क्रिएट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे जीएसटी हमने इनेबल रखा था। तो सेल टाइप, परचेस टाइप और टैक्स कैटेगरी, तीन जो ये मास्टर हैं, ये आपके जीएसटी से रिलेटेड हैं, ये आपके बाय डिफॉल्ट इनेबल हो गए हैं। अगर आप जीएसटी को डिजेबल रखते कंपनी क्रिएट करते टाइम, तो ये तीनों मास्टर आपको शो नहीं होते। इसके साथ साथ जब भी आप डिस्प्ले में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स ये आपको जब ही शो होगा जब आपने जीएसटी को इनेबल किया है। अगर आप डिजेबल रखते हैं तो आपको ये रिपोर्ट्स शो नहीं होंगे। दूसरा, अगर सपोज आपने कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी को इनेबल नहीं किया है, तो क्या आप जीएसटी को इनेबल कर सकते हैं? तो आंसर है इसका बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा, फीचर एंड ऑप्शंस, और यहाँ पर जीएसटी एंड वैट इस पे एंटर करेंगे। और यहाँ पर इस ऑप्शन को, जो फर्स्ट है इनेबल जीएसटी वैट रिपोर्टिंग, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे और क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो भी मास्टर है वो भी क्रिएट हो जाएंगे और जीएसटी भी आपका इनेबल हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंपनी में जीएसटी इनेबल नहीं किया है क्रिएट करते टाइम, अब बाद में भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आपका जीएसटी मेंटेन नहीं होगा। अब देखिए जीएसटी इनेबल हो चुका है, कंपनी हमने क्रिएट कर ली है। अब बारी आती है मास्टर्स की। अब मास्टर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले, कोई भी अब पार्टी आप क्रिएट करते हैं, पार्टी इन द सेंस कि जिससे भी आप माल खरीद रहे हैं, या फिर अपने मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, सेवाएं परचेज कर रहे हैं, या फिर किसी पार्टी को आप माल बेच रहे हैं,
ठीक है, तो दो तरीके की पार्टीज होती हैं आपकी, एक तो जिनसे आप मटेरियल खरीदते हैं, एक जिनको आप बेचते हैं। बेचने वालों को आप कस्टमर भी कह देते हैं, कभी कभी पार्टी भी कह देते हैं, और खरीदने वालों को आप वेंडर भी कह देते हैं और पार्टी भी कह देते हैं। तो पार्टी तो दोनों को कहते हैं, बट जिससे हम माल खरीदते हैं उनको हम वेंडर भी कह देते हैं, और जिसको बेचते हैं उसको हम कस्टमर कह देते हैं, या एंड कंज्यूमर कह देते हैं अगर वो B2C सेल है तो। अब देखिए, कोई भी पार्टी हम क्रिएट करते हैं, तो पार्टी क्रिएट करने के लिए बिजी ने काफी अच्छे फीचर दिए हुए हैं यहाँ पर, जो हम आगे भी समझेंगे, बट अभी हम नॉर्मल पार्टी क्रिएट करते हैं। सपोज एक मेरी पार्टी है ओम एंटरप्राइजेज। अब पार्टी है मेरी, और अगर ये पार्टी जिससे मैं खरीदता हूँ तो ये मेरी सैलरी क्रेडिटर हो जाएगी। इसके बाद मैं जितने भी मेरा एड्रेस वगैरह है इसको मैं फिल करूंगा, और यहाँ पर स्टेट, तो ये जो मेरी पार्टी है ये किस स्टेट को बिलोंग करती है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही आपने स्टेट सेलेक्ट किया, देखिए उसके आगे कोड भी लिखा रहा है। अगर मैं स्टेट चेंज करता हूँ कोड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेट का कोड भी डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अभी हम इसको दिल्ली सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ डीलर, मतलब कि GST में ये आपकी जो पार्टी है ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप बताएंगे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट की कोई बॉडी है जैसे LIC वगैरह, या फिर मिनिस्ट्री वगैरह कोई, या UN होल्डर है, मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होल्डर जो कंपनीज का होता है, ये UN होल्डर है। तो इन पांचों ऑप्शंस में से आप कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप बताएंगे GST नंबर इस पार्टी का। अब देखिए, बिजी ने एरर्स के लिए भी काफी रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि आपकी मिस्टेक ना हो। सपोज देखिए यहाँ पर मैं स्टेट कोड जो है, दिल्ली की जितनी भी पार्टी होंगी उनका स्टेट कोड 07 है। ठीक है, मतलब कि GST नंबर 07 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको 08 से स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले देखिए मैंने दो ही डिजिट यहाँ पर बताए हैं, तो आप देखेंगे कि GST शुड बी ऑफ 15 डिजिट। ये मेरे को एक वार्निंग दे रहा है कि आपने जो GST नंबर मेंशन किया वो गलत किया हुआ है, क्योंकि वो 15 डिजिट का होता है और आपने 2 डिजिट का मेंशन किया हुआ है। इसको मैं 15 डिजिट का कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि 15 डिजिट का है, उसकी वार्निंग नहीं आई है, बट अब वार्निंग क्या आ रही है कि GST स्पेसिफाइड बिलोंग्स टू राजस्थान, क्योंकि हमने जो 08 से स्टार्ट किया हुआ है GST नंबर, जो कि राजस्थान का कोड है, राजस्थान की पार्टी के होते हैं, और हमने स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है दिल्ली, तो हमें ये वार्निंग शो हो रही है। अब इसके बाद क्या है, मैं अगर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कोई वार्निंग शो नहीं हो रही। एक वार्निंग क्या शो हो रही है, GST इज इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन द GST पोर्टल, जिसके लिए हमें पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा। पोर्टल हम यहीं से ओपन कर सकते हैं, वैलिडेट GST ऑनलाइन, लेकिन इसको हम आगे समझेंगे। बट अगर आप इसको वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको ये वार्निंग भी दे देगा कि GST जो है आपका रॉन्ग है, क्योंकि मैंने तो अपना ऐसे ही रैंडमली कोई एंटर कर दिया है, तो ये GST नंबर मेरा ठीक नहीं है मतलब। तो आपको बिजी क्या है, जब भी आप पार्टी का GST नंबर एंटर करते हैं तो उस पर पूरी सिक्योरिटी दी गई है, पूरा एक मॉड्यूल बनाया गया है कि आप पार्टी बनाते समय GST नंबर करेक्ट ही डालें। अगर करेक्ट नहीं डालेंगे तो आपको बिजी वार्न कर देगा। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। इसके बाद एक पार्टी और बनाते हैं, JJ ट्रेडिंग। अब ये जो मेरी पार्टी है ये मेरी सन्ड्री डेटर्स है, मतलब कि मेरा कस्टमर है जिसको मैं सेल करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक करेक्ट GST नंबर डालता हूँ। तो करेक्ट GST के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च कर लेता हूँ किसी पार्टी का GST नंबर, ताकि एक करेक्ट GST नंबर यहाँ पर एंटर, दिल्ली पार्टी GST। अभी कोई पार्टी है, इसका GST नंबर कॉपी करते हैं, और बिजी के अंदर इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको वैलिडेट कर, अब देखिए इसको वैलिडेट किया हमने, तो यहाँ पर इसका स्टेटस शो हो गया कि ये किस पार्टी का है। तो सविता महेश्वरी के नाम से पार्टी शो हो रही है, और उसका एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आ रही है। बैक एंड क्विट पे करेंगे तो एड्रेस भी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, और उस पार्टी को हम सेव कर। अब इस तरीके से हम पार्टी को क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि पार्टी आपने क्रिएट कर ली, अब आइटम की बात कि आइटम आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइटम आप ऐड पे जाएंगे यहाँ पर, और आइटम बना लेते हैं। सपोज आइटम है एयर कंडीशन। आइटम का नाम है ये, और यहाँ पर हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आपको टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करना हो। तो टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था 5, 12, 18, 28 4 तरह के रेट होते हैं। इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा रेट है। तो जो AC है उस पर
28% जीएसटी अप्लाई होता है। कैसे पता आपको? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि जीएसटी रेट ऑन एसी, तो आप देखेंगे 28% शो हो रहा है गूगल पे। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं लिस्ट, और वही टैक्स रेट आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद HSN कोड, तो गवर्नमेंट ने क्या है कि सारे मटेरियल को कैटेगराइज किया हुआ है, और कैटेगराइज करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं HSN कोड। HSN कोड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे HSN ऑन AC, तो यहाँ पे देखिए HSN कोड आ जाएगा 8415। इसको आप वैलिडेट करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाएगा कि एयर कंडीशनिंग मशीन है, देखिए। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं HSN वैलिडेशन की तरफ। इसके बाद इसका सेल प्राइस यहाँ पर एंटर कर देते हैं, परचेज प्राइस एंटर कर देते हैं, और उसको सेव कर देते हैं आइटम। दूसरा आइटम बना लेते हैं एक फ्रिज। अब देखिए फ्रिज जो है, इस पे जो टैक्स अप्लाई होता है वो 18% होता है। आप देख सकते हैं गूगल पे भी, जो रेफ्रिजरेटर है, HSN एंड GST। तो आप देखेंगे जीएसटी जो है, GST रेट ऑन रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पर आएगा कि जो हाउस होल्ड के लिए हैं उन पे 18% है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए है उसके लिए 28% है। तो अभी हम हाउस होल्ड के लिए ले रहे हैं। हाउस होल्ड मतलब कि कस्टमर जो है वो खुद अपना यूज करेगा उसको अपने हाउस में, तो 18% टैक्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और HSN कोड जो है इसका है वो है 8418। प्राइस यहाँ पर एंटर कर देते हैं, और अब हमारे दो आइटम बन के रेडी है। तो मतलब कि अकाउंट और आइटम आप इस तरीके से बना सकते हैं, और उसके अंदर जो जीएसटी की मास्टर हैं या फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, कि लोकल सप्लाई और सेंट्रल सप्लाई। मतलब लोकल ट्रांजेक्शन जो विद इन स्टेट हो रही है, और सेंट्रल ट्रांजेक्शन जो आउट ऑफ स्टेट हो रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए सेल टाइप और परचेज टाइप ऑलरेडी बनी हुई है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। टैक्स कैटेगरी भी देख लेते हैं, तो जो टैक्स रेट है वो भी बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, 5 12 18 28 यहाँ बने हुए हैं, और आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद सेल टाइप और परचेज टाइप समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी सप्लाई है वो दो तरीके की मैंने आपको बताई है, सेंट्रल सप्लाई या फिर लोकल सप्लाई। और आप देखेंगे जो हमारी सेल टाइप बनी हुई है वो भी इंटरस्टेट और लोकल के हिसाब से बनी हुई है। इंटरस्टेट मतलब सेंट्रल होता है, और लोकल जो कि आपकी विथिन स्टेट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी सेल टाइप्स बनी हुई हैं कुछ ना कुछ। अब इन सेल टाइप्स का यूज समझते हैं कि आप इसको किस तरीके से ट्रांजेक्शन में यूज करें। सेल टाइप्स मतलब कि आपको टैक्स अप्लाई कैसे करना है ट्रांजेक्शन के अंदर। अब देखिए, जब भी मैं सेल वाउचर बनाता हूँ, सेल वाउचर बनाते समय मुझे यहाँ पर सेल टाइप सेलेक्ट करनी होती है। सेल टाइप सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है जो मेरा कस्टमर है वो लोकल है या वो सेंट्रल है, मतलब दूसरे स्टेट का। तो सपोज अगर मेरा कस्टमर लोकल है तो मैं लोकल यहाँ पर टाइप कर दूँ। अब दूसरी चीज, कि जो आइटम मैं उसको सेल कर रहा हूँ उस पर टैक्स कितना अप्लाई हूँ। सपोज मेरा आइटम जो है वो 28% के अंडर में, तो मैं 28 सेलेक्ट करूँ। 18 के अंडर में है तो 18 सिलेक्ट करूंगा। 12 है तो 12, और 5 है तो 5। अगर मेरे आइटम पे एग्जाम कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता तो मैं एग्जाम सिलेक्ट कर। इसके बाद आता है यहाँ पर आइटम के लेवल पे अगर आपको टैक्स लगाना है, मतलब एक ट्रांजेक्शन में आपके मल्टीपल आइटम्स हैं, जैसे एक फ्रिज भी आप बेच रहे हैं, एसी भी बेच रहे हैं, तो एसी पे जो टैक्स अप्लाई होगा वो आपका 28% होगा, फ्रिज जो है उस पर आपका 18% होगा। तो मतलब दोनों आइटम्स पे अलग अलग टैक्स रेट है। तब आप क्या करेंगे, मल्टी रेट या आइटम वाइज इन दोनों में से किसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिनका यूजेस हम आगे भी समझेंगे। और अगर आपका टैक्स इंक्लूसिव है प्राइस के अंदर, तो आप यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है सेल टाइप की कॉन्फ़िगर, मतलब की बाइफिकेशन, आप किस तरीके से इनको यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम 28% लेते हैं यहाँ पर, और मेरा कस्टमर में सिलेक्ट कर लेता हूँ कैश है सपोज। और यहाँ पर मैंने इसको आइटम को सिलेक्ट किया, एक क्वांटिटी यहाँ पर स्पेसिफाई की, प्राइस आ गया। अब आप अप्लाई टैक्स या F4 की प्रेस करेंगे तो देखिए CGST SGST, जो मैंने आपको बताया था कि लोकल ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट होता है। 28% टैक्स का ये आइटम है, तो 14% आपका CGST और SGST अप्लाई। अगर आपको यहाँ पर आइटम जो है, मैं यहाँ पर 18% जो है सेल टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आइटम जो है मेरा आप यहाँ पर फ्रिज है। आप दोबारा टैक्स अप्लाई करते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे 99%, 18% टैक्स आपका टोटल अप्लाई हो चुका है ट्रांजेक्शन के। तो इस तरीके से आप वाउचर के लेवल पे टैक्स लगा सकते हैं। सपोज आपको दोनों आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करनी है एसी, मतलब दोनों आइटम कस्टमर जो है खरीद रहा है, और दोनों पे अलग अलग टैक्स रेट आपको पता ही है, जैसे कि जो फर्स्ट वाला है उस पर 18% टैक्स अप्लाई होता है, सेकंड वाले पे 28% टैक्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप मल्टी रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी रेट के केस में आपका टैक्स तो वाउचर लेवल पे अप्लाई होगा, पर ये आप देखिए कि CGST SGST 9% अलग हो गया, और CGST SGST 14% अलग। आइटम के लेवल पे टैक्स लगा, बट मतलब आइटम पे कैलकुलेशन हुई, बट टैक्स आपका वाउचर लेवल पे लगा। अगर आपको आइटम के लेवल पे टैक्स लगाना है, मतलब कि ऊपर ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर आइटम वाइज सेल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में आपको बिल सेंट्री के अंदर टैक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर करेंगे और देखिए आपका ऊपर ही टैक्स लगेगा, ये विंडो खुलेगी और आपका टैक्स लगेगा। तो आपको टैक्स जो है अब नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप सेल टाइप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, कि टैक्स आप किस तरीके से आपको लागू करना है या फिर कैलकुलेट करना है अपने आइटम्स के। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने आइटम के लेवल पे टैक्स लगाया है, आइटम पे ही मैंने ऊपर टैक्स लगा दिया, ओके कर दिया। अब मैं इसका इनवॉइस आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों आइटम मेरे शो हो रहे हैं इनवॉइस के अंदर, और HSN कोड शो हो रहा है, क्वांटिटी शो हो रही है, और ऊपर आप देखेंगे कॉलम बन चुके हैं CGST SGST के अमाउंट के और रेट्स के अलग अलग, और टैक्स मेरा जो है वो आइटम पर अप्लाई हो चुका है और ऊपर बॉडी में ही शो कर। अगर आप वाउचर लेवल पर टैक्स लगाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मैं मल्टी रेट लेता हूँ और अपना कस्टमर एक सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों आइटम ले लेते हैं एक एक, और नीचे मैंने टैक्स अप्लाई कर दिया, सेव किया ट्रांजेक्शन को। आप देखेंगे कि बिल सेंट्री में टैक्स अप्लाई हुआ है, तो इनवॉइस में भी आप देखेंगे कि टैक्स जो है वो नीचे ही शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे टैक्स लग रहा है। पहले क्या था कि आइटम पे ऊपर शो हो रहा था टैक्स का कॉलम, बट अब नीचे आप देखेंगे कि नीचे टैक्स अप्लाई। तो इस तरीके से वाउचर लेवल और आइटम लेवल पे आप टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। लोकल की ट्रांजेक्शन है इसलिए CGST SGST दोनों कंपोनेंट हमारे अप्लाई। अगर आपकी ट्रांजेक्शन सेंट्रल की है, मतलब कि आपका जो कस्टमर है वो किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे, और बाकी सारे ऑप्शन सेम ही हैं। यहाँ पर अपने मल्टी रेट सेलेक्ट किया और कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे आपकी अगर कस्टमर आपका दिल्ली से बिलोंग करता है, मतलब लोकल स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो आपको ये वार्निंग भी शो कर देगा कि यू आर एंटरिंग ए सेंट्रल ट्रांजेक्शन बट पार्टीज बिलोंग टू सेम स्टेट। दूसरी पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि टैक्स जो है वो अप्लाई होगा IGST, क्योंकि ये सेंट्रल की ट्रांजेक्शन। तो बस आपको F4 की प्रेस करनी है वाउचर लेवल के केस में, और आपका जो भी कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा सेल्स टैग के अकॉर्डिंग। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पूरा का पूरा पार्ट सेंट्रल का होता है। इसको सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्स आपका अप्लाई हो चुका है, और नीचे IGST अप्लाई होके प्रिंटिंग में आ रहा है। तो यह है GST इनवॉइसिंग, किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन अपनी क्रिएट करनी है, कैसे टैक्स अप्लाई करना है, कौन सी सेल टाइप यूज करनी है, और किस तरीके से बिल सेंट्री में या फिर आइटम लेवल पे आपको टैक्स कैलकुलेट करके अपने इनवॉइस को कंप्लीट करना है और फिर उसकी प्रिंटिंग करनी है। इस टॉपिक में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके। अगर आपकी क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स बेसिक ओवरव्यू ऑफ जीएसटी ई वे बिल एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। अब देखिए, मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताई थी कि कस्टमर जो है आपको आप कस्टमर को गुड्स जो है डिलीवर कहाँ कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो कस्टमर है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। अगर सेम स्टेट से है तो लोकल ट्रांजेक्शन होती है, और डिफरेंट स्टेट से है तो आपका वो सेंट्रल ट्रांजेक्शन होती है। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी ऐसे कस्टमर को माल बेच रहे हो अपना, कि जो दूसरे स्टेट्स में रहता है, और उसको आप देखिए दूसरे, अब जैसे दिल्ली में अगर मैं सेलर दिल्ली का है, और जो हरियाणा में बायर है, मतलब जो खरीदने वाला है वो तो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है, जो बेचने वाला वो दिल्ली स्टेट से बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो सेंट्रल होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब अगर हरियाणा का कोई कस्टमर दिल्ली में जाके कोई भी माल खरीदता है, तो वो कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा? बाय व्हीकल, ट्रक के थ्रू या फिर टेम्पोज के थ्रू वो अपने माल्स को ले जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर थ्रू व्हीकल ट्रांसपोर्ट करते हो अपने मटेरियल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और अगर इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने मटेरियल को, अगर उसकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से अबव है तो ये कंडीशन है गवर्नमेंट की। और ई वे बिल जनरेट करने के लिए बिजी में काफ़ी अच्छे फीचर दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक फीचर भी अवेलेबल है, जेसन फॉर्मेट भी अवेलेबल है, बट आप बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी एडवाइजर कोर्स, तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ अभी एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जो है यही सिखाएंगे। बाकी जो है वो हमारा स्टैंडर्ड, जो हमारी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग होती है उसमें कवर होता है कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली ई वे बिल जनरेट करना है। बट यहाँ पर हम सिर्फ एडवाइजर कोर्स कर रहे हैं, और एडवाइजर कोर्स में हम सिर्फ एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट सिखाते हैं किस तरीके से आप गवर्नमेंट टेम्पलेट में अपने डाटा को अपलोड करके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजी में कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। अब यहाँ पर आते हैं बिजी में। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, और फीचर ऑप्शंस के अंदर जाके आपको जीएसटी एंड वैट, यहाँ पर आप जाएंगे और ई वे बिल रिक्वायर्ड, इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी ई वे बिल कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट बताएंगे, तो जैसे कि मेरा स्टेट है न्यू दिल्ली, या फिर अपना एरिया बता सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हैं फ्रॉम प्लेस, और पिन कोड बताएंगे। इसके बाद अमाउंट आफ्टर विच ई वे बिल इज एप्लीकेबल बी टू बी और बी टू सी, तो देखिए 50,000 से ऊपर आपका जो है अप्लाई होता है। और लोकल ट्रांजेक्शन में भी आपको ई वे बिल जो है अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के केस में जो लिमिट है वो 1 लाख है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है लोकल ट्रांजेक्शन के केस में, बट सेंट्रल के केस में ये है कि आप 50,000 से ऊपर का आपका अगर इनवॉइस है तो आपको ई पे बिल जनरेट करना ही करना है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपना मटेरियल थ्रू व्हीकल। सेव कर देंगे कॉन्फ़िगरेशंस को, और सेव करने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और सेल्स वाउचर, क्योंकि आप जब सेल करेंगे जब भी आपको ई बिल जनरेट करना होगा, तो सेल वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन में मेन में जाकर आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ पर एक तो इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल ये ऑप्शन आपका इनेबल होना चाहिए। दूसरा आपका जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर, कि जैसे ही आपका बिल सेव हो तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो हो जाए। सेव करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस को, वाउचर सीरीज में आपको जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके बाद आइटम्स में आप जाएंगे, जो भी आपका आइटम है आपको जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट रखनी है, चाहे आपका जीएसटी सॉरी टैक्स कैटेगरी हो या एचएसएन कोड हो, सेम एज इट इज। पार्टी है उस पर जीएसटी नंबर को करेक्टली आपको फिल करना है। जैसे कि आपकी पार्टी है, इस पार्टी में आपको कम से कम एड्रेस और पिन कोड, स्टेट और स्टेशन और जीएसटी नंबर, ये सारी फील्ड आपको करेक्टली फिल करनी है, तभी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। एड्रेस में आपको कम से कम 2 लाइनें कंज्यूम करनी है, और एक लाइन में कम से कम 3 कैरेक्टर आपको स्पेसिफाई करना है, जब भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आपको इनको मैनेज करना है, इसके बाद आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट है तो टेम्पलेट को सबसे पहले हमें डाउनलोड भी करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, और यहाँ पर आप ई वे बिल लिखेंगे तो ई वे बिल का जो पोर्टल है वो आ जाएगा, इसको हम ओपन करेंगे। और यहाँ पर आप हेल्प के अंदर जाएंगे, और टूल्स में जाकर बल्क जनरेशन टूल में जाएंगे।
ये वे बिल का पोर्टल है। और यहाँ पर आप ई वे बिल जेसन प्रिपरेशन, ये एक टूल है, टेम्पलेट है बेसिकली, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो चुका है, ये टेम्पलेट है, एक्सेल में होता है ये टेम्पलेट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके इनवॉइस की ऑटोमेटिकली बिजी से आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये बिल का टेम्पलेट है, डाउनलोड किया हुआ है आपने। और जब आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करें, जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करता हूँ, सेंट्रल ट्रांजेक्शन है, और पार्टी मेरी बाहर की है, मतलब दूसरे स्टेट की है, और मैंने यहाँ पर आइटम दूसरे ले लेते हैं। आप देखेंगे जो इसकी इनवॉइस वैल्यू है वो 68,200 की हो चुकी है, मतलब 50,000 से ऊपर है, तो मुझे जीएसटी में ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। यस करेंगे, सेव करेंगे। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन को सेव करने चाहेंगे, वहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी होगी कि आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो आप किस तरीके से कर रहे हो। तो ट्रांसपोर्टर का नेम, F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नेम बनाएंगे। क्रिएट करने के लिए F3 शॉर्टकट की होती है, चाहे आपको मास्टर क्रिएट करना हो, चाहे आपको कुछ भी क्रिएट करना हो। ट्रांसपोर्टर का नाम है ए ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर क्या है, तो आप यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद आपको जो गुड रिसिप्ट नंबर है आपको जनरेट करते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, बिल नंबर पे एंटर कर सकते हैं। और व्हीकल नंबर, जिस ट्रांसपोर्ट मतलब जिस व्हीकल से आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसका व्हीकल नंबर भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। जैसे कि व्हीकल नंबर सपोज है HR6DQ5551। स्टेशन, तो आप देखिए कि आप जहाँ पर माल डिलीवर कर रहे हैं वो स्टेशन कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये है जयपुर, पिन कोड क्या है, तो पिन कोड बता देंगे जो भी आपका पिन कोड है कस्टमर का। यहाँ पर कस्टमर की डिटेल आएंगी basically सारी। इसके बाद डिस्टेंस कितना है, ये सब कुछ आपको आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके करेंगे। और देखिए सेव करने के बाद बिजी आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल, आप यस करेंगे। और यहाँ पर आपको जो है चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक, जेसन, प्लेन, एक्सेलेंट, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। आप सिर्फ अभी हम यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट समझेंगे। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे और आपका ई वे बिल जनरेट करने के लिए विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसका पाथ देंगे। तो हमने डाउनलोड किया था डाउनलोड्स के अंदर, और आपको डाउनलोड करने के बाद ई वे बिल कहाँ पर जनरेट करना है। तो दो बात आपको बतानी है, एक तो टेम्पलेट जहाँ पर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक आपको ई वे बिल जनरेट करके कहाँ पर रखना है। तो दो बात आप दे देंगे और उसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपसे बिजी पूछेगा कि आपने कोई मिस्टेक वगैरह की, तो आप देख लो। आप देखिए दो मिस्टेक यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि जीएसटी नंबर हमने गलत डाला हुआ था, तो वो डिटेल शो हो रही है। इसके अलावा आप प्रोसीड विद गवर्नमेंट टेम्पलेट करेंगे तो आपका ई वे बिल जो है एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि अभी देखिए हमारा जो डाटा है वो इतना करेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या है कि आपको एरर भी दे देगा। देखिए एरर भी दे रहा है, दिस सेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज द अदर एप्लीकेशन इज बिजी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो बिजी आपको जनरेट नहीं करने देगा, और आपको करेक्टली डिटेल्स फिल करनी है, तभी आपका ई वे बिल जनरेट होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ई वे बिल जो है इस तरीके से जनरेट होके आ जाएगा। और यहाँ पर आप ओपन करेंगे इस टेम्पलेट को, और ई वे बिल पे जाके जो भी डिटेल्स फिल होंगी, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर फिल हो जाती हैं। आप वैलिडेट पे क्लिक करके प्रिपेयर जेसन पे क्लिक करेंगे, आपकी जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप ई वे बिल पोर्टल पे अपलोड करके अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। ई वे बिल के लिए मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ई वे बिल की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने मटेरियल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इनवॉइस की वैल्यू जो होती है वो 50,000 अबव है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ई वे बिल आपको जनरेट करना है, ये मैंडेटरी है। अगर आप थ्रू व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अपने मटेरियल को और उसकी इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 50,000 अबव है।
बिजी में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो एक कंपनी फ्रेश ओपन कर लेते हैं दोबारा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं ईवी बिल जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको जीएसटी वैट के अंदर जाके सबसे पहले आपको ईवी बिल रिक्वायर्ड इस ऑप्शन को इनेबल करना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके आपको ये डिटेल्स फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, और सेल वाउचर की जो सीरीज है, यहाँ पर आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, और इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल इस ऑप्शन को, और जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, इन दोनों ऑप्शंस को आपको इनेबल करने के बाद ये आपने इनेबल कर लिया सारे ऑप्शंस। इसके बाद मास्टर में आपको सारी डिटेल करेक्टली फिल करनी है। आइटम के अंदर आपको जीएसटी का रेट, एचएसएन कोड, पार्टी के अंदर जीएसटी नंबर, उसका स्टेट कोड, और स्टेशन पिन कोड, जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल आपको करेक्टली फिल करनी है। इसके बाद जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, सेव करते समय बिजी आपसे पूछेगा कि आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर इन सारे ऑप्शन को फिल करेंगे, चाहे ट्रांसपोर्टर आईडी हो, या फिर ट्रांसपोर्टर का नेम हो, जीआर नंबर हो, व्हीकल का नंबर हो, जीआर की डेट हो, स्टेशन एंड प्लेस हो, और पिन कोड, और ई वे बिल रिक्वायर्ड। इन सब ऑप्शंस को आपको करेक्टली फिल करना है, इनेबल करना है। और टेम्पलेट आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है ई वे बिल सिस्टम, ई वे बिल पोर्टल, से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब ओके करेंगे, सेव करेंगे, बिजी आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल, यस पर क्लिक करेंगे आप। और यस पे क्लिक करने के बाद एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने डाउनलोड किया है ई वे बिल सिस्टम से, और कहाँ पर आपको ई वे बिल जनरेट करना है। इन दोनों पाथ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल पाथ मतलब जब जहाँ पर ई वे बिल जनरेट होके जाना चाहिए, और टेम्पलेट हमने कहाँ पर डाउनलोड किया है वहां पर आपको उस टेम्पलेट का पाथ देना। अभी वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार आप अपने सिस्टम की भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर लीजिए, कहीं ऐसा हो कि आपके वॉल्यूम कम हो सिस्टम की ही। अभी मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है। तो ई वे बिल जनरेट करना हमने सीख लिया, किस तरीके से हमें ई वे बिल जनरेट करना है बिजी से, और किस कंडीशन में ये जनरेट होता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लोज होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी एंड एचएसएन कोड वैलिडेशन। अब देखिए, जीएसटी वैलिडेशन और एचएसएन वैलिडेशन किस काम आती है। सबसे पहले वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करना, वैलिडेट करना। और देखिए, बिजी में काफी अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो जीएसटी वैलिडेशन और एचएसएन वैलिडेशन, जीएसटी मतलब पार्टी से रिलेटेड वैलिडेशन। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? एक सेकंड, मैं इसमें नेटवर्क को अपने दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी। अभी देखिए, अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ जी। और अपने सिस्टम की भी वॉल्यूम आप इंक्रीज कर लीजिए अगर वॉल्यूम जो है कम है। ठीक है। तो देखिए, जीएसटी वैलिडेशन और एचएसएन वैलिडेशन के लिए हम बात कर रहे थे किस तरीके से हमें इन्हें यूज करना है और ये किस कंडीशन में यूज होती है।
तो देखिए जीएसटी में क्या है कि आप अगर ई वे बिल जनरेट करते हैं, ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, या फिर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, ट्रांजेक्शन जनरेट करते हैं, तो सबके लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल्स जो है वो करेक्टली फिल करनी है। अब करेक्टली फिल करने के लिए हमने वैलिडेशन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है, ताकि आप जो भी डिटेल फिल करें वो करेक्टली फिल। अब वो कौन कौन सी फील्ड हैं जो आपको करेक्टली फिल करनी है? जब भी आप पार्टी क्रिएट करते हैं तो जीएसटी नंबर आपको करेक्टली फिल करना है। अगर जीएसटी नंबर आपने रॉन्ग फिल कर दिया तो आपकी सारी चीजें जो है वो रॉन्ग ही जनरेट, मतलब कि ना ही आपकी ई रिटर्न जनरेट होगी सही से, ना ही आपका ई वे बिल, ना ही आपका ई इनवॉइस। सेम आपने अगर एचएसएन कोड ढंग से नहीं डाला है, गलत डाल दिया है, या फिर छोटा डाल मतलब से करेक्टर कम डाल दिए, तब भी क्या होगा कि आपकी रिटर्न जनरेट करने में आपको इश्यू होगा, आपको ई वे बिल, ई इनवॉइस जनरेट करने में इश्यू होगा। तो इसके लिए हमने वैलिडेशन का प्रोविजन दिया हुआ है ताकि आप इनको यूज कर सके, अपनी डिटेल्स को करेक्टली फिल कर सके। अब आइए समझते हैं प्रैक्टिकली बिजी के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी आप पार्टी क्रिएट करते हैं, पार्टी क्रिएट करते टाइम आप देखेंगे कि जीएसटी के साथ में ही वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है, ताकि आप अपने जीएसटी को वैलिडेट करके चेक कर लें कि जो भी जीएसटी नंबर आप पार्टी के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं विंडो सामने आ जाती है। मैं एक बार माइक, अभी मेरी वॉइस देखिए, अभी मेरी वॉइस ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है वॉइस, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, शायद थोड़ा ये माइक में इशू हो गया, आई थिंक दिस हेडफोन में टेक्निकल एरर है, बट अब ये मैंने दूसरा हेडफोन लगाया। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसको। वैलिडेशन के बारे में आपको मैं समझा रहा था कि जीएसटी और एचएसएन वैलिडेशन आप कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। स्टार्टिंग से कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी एंड एचएसएन वैलिडेशन। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपकी पार्टी रजिस्टर्ड होती है या फिर आप खुद भी रजिस्टर्ड हैं, तो जीएसटी नंबर आप एंटर करते हैं ताकि आप जीएसटी को मैनेज कर सकें। तो जीएसटी को मैनेज करने के लिए आप पार्टी क्रिएट करते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है। अगर आपने रॉन्ग जीएसटी डाल दिया तो क्या होगा? आपकी रिटर्न जो गलत जनरेट होगी, आपका ई वे बिल ठीक से जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर करेक्टली फिल करना है। सेम एज इट इज आइटम जब आप क्रिएट करते हैं या सर्विसेज आप क्रिएट करते हैं, तो आपको एचएसएन कोड जो है वो भी बिल्कुल करेक्टली फिल करना है। अगर आपने रॉन्ग फिल कर दिया तब भी आपकी रिटर्न जो है वो जनरेट नहीं होगी ठीक से, या फिर ई वे बिल, आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, और आपको पेनल्टी भी लग जाएगी कि आपने रॉन्ग जनरेट किया है। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन अपनी जनरेट करेंगे बिजी से, सबसे पहले क्या है कि आपका मेन बेस तो ट्रांजैक्शन होती है, उसी से आपकी रिटर्न बनती है, ई वे बिल बनता है, ई इनवॉइस बनता है। तो आपको ट्रांजैक्शन में यूज होने वाले मास्टर जो है, चाहे आइटम हो या पार्टी हो, वो करेक्टली एंटर करने हैं उनकी डिटेल्स। तो पार्टी के अंदर जीएसटी करेक्टली कैसे होगा, इसके लिए हमने जीएसटी वैलिडेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। आप अपनी पार्टी को ओपन करेंगे और जब भी ये पार्टी क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी नंबर जहां पर आप एंटर करते हैं, साथ में ही एक ऑप्शन है वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन। इसका मतलब है कि आपने जो पार्टी क्रिएट की है
और उसमें जो भी जीएसटी नंबर आपने स्पेसिफाई किया है उसको वैलिडेट करके आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो करेक्ट है या नहीं। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए पार्टी का नाम अलग शो हो रहा है, तो मतलब ये जो जीएसटी नंबर है वो इस पार्टी से बिलोंग करता है। स्टेटस आप देखेंगे ऊपर एक्टिव शो हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीएसटी नंबर बिल्कुल ठीक है बट वो जो उसका स्टेटस है वो आपका इनएक्टिव या कैंसिल्ड भी लिखा सकता है, मतलब कि जीएसटी ठीक था जीएसटी नंबर, बट अब वो कैंसिल हो चुका है या इनएक्टिव है या सस्पेंड हो चुका है। तो स्टेटस भी आपको बिजी शो कर देगा कि जिस पार्टी पे आपने जीएसटी नंबर एंटर किया है ये जीएसटी नंबर आपका एक्टिव है। एक्टिव है तो बिल्कुल ठीक है, इनएक्टिव है, कैंसिल्ड है या सस्पेंडेड है तो आप इसको मत स्पेसिफाई कीजिए इस पार्टी के अंदर और करेक्ट जीएसटी नंबर उनसे पूछिए। इसके बाद आप उसकी डिटेल देख लेंगे सारी। डिटेल आप देखेंगे कि पार्टी का नाम क्या शो हो रहा है, कहाँ की पार्टी स्टेट शो हो रहा है, कब रजिस्टर्ड हुई थी, लास्ट वैलिडेशन कब हुई है उसके संग, और आप रिटर्न का फाइल करते हैं और उसका एड्रेस क्या है बिजनेस का। यहाँ पर देखेंगे सारी डिटेल आपको बिजी में शो हो रही है। ये डिटेल आपको जीएसटी पोर्टल पे भी शो होती है बट बिजी में हमने एक प्रोविजन दिया गया है कि आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है पड़े। पोर्टल पे आपको जरूरत नहीं है जाने की पड़ेगी, तो आपका जो स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगी क्योंकि आप बिजी के अंदर ही सारे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि अपडेट बैक एंड क्विट, इस बटन को आप जैसे एंटर करेंगे तो आपका एड्रेस भी जो है वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा इस विंडो से। तो ये है जीएसटी वैलिडेशन का काम, जिससे आप जीएसटी नंबर चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं उसका। अब दूसरी बात आती है कि अब देखिए जैसे कि अगर इस जीएसटी नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिजी में एक ऑप्शन हमने ये भी दिया हुआ है कि अगर आपको जीएसटी नंबर पता है पार्टी का तो आप पार्टी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, पार्टी क्रिएट कर रहे हैं हम। F4 की प्रेस करेंगे आप, नीचे लिखा भी हुआ है F4 पिक पार्टी डिटेल्स फ्रॉम जीएसटी। F4 की प्रेस करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद वैलिडेट जीएसटी करेंगे तो आप देखेंगे सारी डिटेल्स आपकी जीएसटी की शो हो जाएगी, स्टेटस वगैरह समथिंग। और आप अपडेट बैक एंड क्विट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पार्टी आपकी यहाँ पर बन चुकी है, सारी डिटेल कॉपी हो चुकी है और आप सेव करेंगे तो आपकी पार्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप जीएसटी वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आइटम की एचएसएन वैलिडेशन। तो जैसे कि जब भी आप आइटम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एचएसएन कोड स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पर भी वैलिडेट का ऑप्शन आप देखेंगे। अब इस पे क्लिक करेंगे वैलिडेट पे तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा कि ये जो एचएसएन कोड आपने स्पेसिफाई किया है आइटम के अंदर, ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है एचएसएन कोड। तो यहाँ पर एयर कंडीशनिंग मशीन आ रही है, मतलब कि हमारा आइटम एयर कंडीशनर है तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी आइटम का आपको अगर एचएसएन कोड सर्च करना हो या फिर डिस्क्रिप्शन सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एचएसएन कोड यहाँ पर डालता हूँ, अब देखिए कोई गलत डाला तो नो रिकॉर्ड फाउंड, और इसमें हम सही डालते हैं 8415, तो देखिए इससे रिलेटेड सारे जो है डिस्क्रिप्शन शो हो रहे हैं। सेम एज इट इज अगर आप डिस्क्रिप्शन इसमें यहाँ पे फैन डाला तो फैन से रिलेटेड जितने भी एचएसएन कोड है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो एचएसएन वैलिडेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, एचएसएन कोड की डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन में आप जाएंगे, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में भी हमने वैलिडेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं जहां पर आप चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं बल्क में, जैसे कि मैंने वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन पे किया और जितने भी मेरी पार्टीज हैं उनका सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, जितने भी मेरी कस्टमर्स हैं या फिर मेरी पार्टीज हैं। आप वैलिडेट ऑनलाइन करेंगे तो सबका जो जीएसटी नंबर है वैलिडेट हो जाएगा और आपको स्टेटस दिखाई दे जाएगा कि देखिए ग्रीन कलर में है मतलब कि ये करेक्ट है जीएसटी नंबर, रेड कलर में शो होगा तो मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बल्क में। सेम एज इट इज आप एचएसएन कोड के लिए भी कर सकते हैं, वैलिड एचएसएन कोड वैलिडेट ऑनलाइन करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे सारे आइटम्स को और देखिए इनका एचएसएन कोड भी वैलिड 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 लिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बल्क में देख सकते हैं, बल्क में वैलिडेट कर सकते हैं जीएसटी हो या एचएसएन हो, और आप देख सकते हैं कि जो भी आपने मास्टर क्रिएट करे हैं उनका डाटा मेरा करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन जनरेट कर सकते हैं, स्मूथली ट्रांजेक्शन जनरेट हो जाएंगे आपकी, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यह है जीएसटी एंड एचएसएन वैलिडेशन, काफी अच्छा फीचर है। ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
ओवरव्यू ऑफ जीएसटी मंथली आईटीसी टैगिंग। अब देखिए सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो इसको थोड़ा हम ओवरव्यू में ही समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप क्वेरी होती है कि आईटीसी टैगिंग क्या है, मंथली आईटीसी टैगिंग क्या है। इसको हम आप ये मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्लेम। अब देखिए जीएसटी में क्या बेनिफिट होता है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जो भी आपने जब परचेज किया आइटम तब आप पे टैक्स लगा, और जब आप कस्टमर को सेल करते हो तो आप टैक्स चार्ज करते हो कस्टमर से। तो परचेज करते टाइम क्या होता है कि टैक्स आप देते हो सामने वाले सेलर को, और बायर से क्या करते हो आप, कलेक्ट करते हो टैक्स। दोनों का जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है आपका जीएसटी पेबल। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जब भी आप परचेज करते हो कोई भी आइटम, सपोज आप एक मार्ट वाले हो, ठीक है, आपकी एक मार्ट है, ठीक है, अब जैसे कि जो मेगा मार्ट्स होते हैं बेसिकली, विशाल मेगा मार्ट या सुपर मार्ट्स वगैरह, तो ये जो मार्ट्स होते हैं, आप एक मार्ट के ऑनर हो, तो जो भी आप मटेरियल, जो भी आइटम्स आप खरीद रहे हो कंपनी से, तो कंपनी उस पर टैक्स लगाएगी और आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, मतलब कि आप पे टैक्स चार्ज हो रहा है। तो परचेज करते टाइम जो भी टैक्स चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब भी आपने माल खरीदा और आप पे जो भी टैक्स अप्लाई हुआ, जो आपने टैक्स जो है पे कर दिया आगे सेलर को, वेंडर को। सेम एज इट इज जब आप कस्टमर को सेल करते हो आगे, तब आप उससे भी टैक्स चार्ज करते हो, और जब आप उससे टैक्स चार्ज करते हो तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आपका टैक्स पेबल बनता है, जीएसटी पेबल, जो आपको गवर्नमेंट को अमाउंट पे करनी होती है। अब मंथली आईटीसी टैगिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया है उसको क्लेम करना, तो किस महीने में आप उसको क्लेम करना चाहते हैं उसकी टैगिंग करना, इसको बोलते हैं मंथली आईटीसी टैगिंग। आप बिजी में आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले मंथली आईटीसी टैगिंग के लिए अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में एक ऑप्शन है, मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2A। 2A मतलब जो परचेज की रिटर्न होती है। यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को ओपन करोगे, और यहाँ पर जो भी आपके परचेज की ट्रांजेक्शन होगी, परचेज की ट्रांजेक्शन ऐड कर लेते हैं। दो ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। दोनों परचेज की ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो जाएंगी मंथली आईटीसी टैगिंग में। ये आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में मिलेगा ये फीचर, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, अप्रैल की जो भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर टैगिंग करनी है कि जैसे कि दोनों ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आप यहाँ पर F4 क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि इस ट्रांजेक्शन का जो टैक्स आपने पे किया है पार्टी को, इसको आपको किस रिटर्न के अंदर एडजस्ट करना है, क्लेम कब करना है आपको। तो जैसे कि क्लेम करना है, किस महीने में क्लेम करना है वो आप महीना यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, मई में करना है, जून में करना है, जुलाई में करना है, अप्रैल की ट्रांजेक्शन है तो आप अप्रैल के बाद जो भी मंथ है उसमें आप क्लेम कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पर आपने क्लेम कर दिया। नेक्स्ट ऐसे ही इस ट्रांजेक्शन को आपको किस महीने में क्लेम करना है और पेंडिंग रखना है तो पेंडिंग आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टैगिंग करनी होती है जितने भी परचेज की ट्रांजेक्शन होती है। और टैगिंग करने के बाद आप जब अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 3B, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। तो जो आपने टैगिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी रिटर्न भी जनरेट होगी। ये टर्म आपको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती हैं अभी, क्योंकि जीएसटी का बहुत डीप नॉलेज इनके लिए होना जरूरी है। बट ऑप्शन हमारे यहाँ अवेलेबल है। कोई आपसे पूछता है कि आईटीसी टैगिंग हम कर सकते हैं, आईटीसी टैगिंग करने के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये ऑप्शन अवेलेबल है बिजी के अंदर। इनके लिए आपको थोड़ा जीएसटी थोड़ा डिटेल में सीखना होगा, तब ये टर्म्स को आप इजीली सीख पाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट क्वेरी है हमारी, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटीआर 1 एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। देखिए, जब भी आप जीएसटी में ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कोई भी अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं मंथ की, अप्रैल में, मई में, जून में, जो भी आपके मंथ होते हैं उनमें ट्रांजेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट कहती है आपको हर महीने की डिटेल जो है हमें देनी भी है, जो भी आपने सेल किया है। तो सेल्स जो भी आपने किया है मटेरियल, उसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। किस फॉर्म में देनी होती है उसको बोलते हैं हम जीएसटीआर 1। तो सेल्स की डिटेल आपकी किस फॉर्म में जाती है? जीएसटीआर 1। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1, जो कि आपकी सेल रिटर्न होती है। तो जितनी भी आपने सेल की है, कस्टमर को हो या किसी भी पार्टी को हो, ये आपको गवर्नमेंट को इस फॉर्म के अंदर डिटेल फिल करके देनी होती है, जिसको जीएसटीआर 1 बोलते हैं। जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए बीजी में काफी सिंपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे ऑटोमेटिक हो, डायरेक्ट अपलोड हो, आपका जेसन फाइल हो, और आपका ये एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट हो। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट हम यहाँ पर अभी एडवाइजर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन को समझेंगे, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। अब देखिए, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जीएसटी रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर, और यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल ओपन करना होगा, क्योंकि ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना है। और टेम्पलेट कहाँ मिलेगा आपको? जीएसटी पोर्टल पर। तो जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे, और यहाँ पर आप डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ पर जाना है आपको? डाउनलोड पे, ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल, डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका ऑफलाइन टूल जो है डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि जिप फाइल है। ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है फाइल, और ये टेम्पलेट है। आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 का टेम्पलेट ये है। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी शीट्स हैं। तो इन शीट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि सारी ट्रांजैक्शन आपकी बी टू बी कितनी है, बी टू सी ट्रांजैक्शन कितनी है, कस्टमर को कितना बेचा आपने, और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कितनी है, एक्सपोर्ट कितना किया है, छोटी ट्रांजैक्शन, बड़ी ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो होती है। देखिए, इस तरीके से ये टेम्पलेट बना हुआ है। इसी टेम्पलेट के अंदर आपको अपनी रिटर्न भी जनरेट करनी है। किस तरीके से जनरेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप बिजी के अंदर जाएंगे, और बिजी के अंदर जाने के बाद आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, जीएसटी रिटर्न्स पे एंटर करना है, और यहाँ पर जीएसटीआर 1 ई रिटर्न एंटर करेंगे। यस। और यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, डायरेक्ट अपलोड, जेसन, सीएसवी। अभी हमसे समझेंगे एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। तो एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट पे एंटर आप करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी डेट स्पेसिफाई करेंगे, किस मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। तो अप्रैल की कर रहे हैं तो स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, और ये सब डिटेल भी आपको स्किप करनी है या फिर आपको एंटर करनी है अपने टेम्पलेट में। आप इनेबल कर लेंगे, डिसेबल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ई रिटर्न टेम्पलेट विथ ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ। तो देखिए, टेम्पलेट आपने कहाँ डाउनलोड किया है उसका पाथ आप यहाँ पर बताएंगे। तो डाउनलोड कहाँ किया हमने? डाउनलोड्स में हुआ है ये डाउनलोड, ये जीएसटी ऑफलाइन टूल। यहाँ पर हमारी जीएसटीआर 1 का टेम्पलेट है। ओके करेंगे, और ये रिटर्न जनरेट करके आपको किस पाथ पर जनरेट करनी है? तो मैं डेस्कटॉप का ले लेता हूँ कि जो भी रिटर्न मेरी जनरेट हो डेस्कटॉप पे जनरेट हो जाए। इसके बाद आप ओके करेंगे, और यहाँ पर प्रोसीड विथ गवर्नमेंट टेम्पलेट, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे, और आपकी रिटर्न जो है जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आप वैलिडेट करके जेसन फाइल बना के अपना डाटा जो है पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट आपकी रिटर्न जनरेट हो जाएगी। ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। यह है ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी समरी।
आप देखिए जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, मैंने आपको बताई थी सेल की या परचेज की ट्रांजेक्शन होती है जिन पे आपका टैक्स अप्लाई होता है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट मतलब जब आप परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स अप्लाई हो रहा है, आउटपुट जो टैक्स आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर पे। तो इसकी सारी डिटेल आपको जीएसटी समरी में शो हो जाएगी, जहां पर आप जीएसटी समरी में इन ट्रांजेक्शन की समरी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, जीएसटी रिपोर्ट, पहली ही रिपोर्ट है जीएसटी समरी, उसको ओपन करेंगे। अपनी डेट यहाँ पर एंटर करेंगे, किस डेट से किस डेट तक की आपको जीएसटी समरी ओपन करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये समरी आ जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी शो होगा। इनपुट जीएसटी आप देख सकते हैं, जो भी टैक्स आप पे अप्लाई हुआ है जब आपने परचेज किया है सेल पे, यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंसेज और उसकी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर शो हो रही होंगी। देखिए आप देख सकते हैं जीएसटी पेबल कितना है, तो भी माइनस में हो रहा है, तो मतलब ये रिफंडेबल है, मतलब पेबल कुछ नहीं है अभी। ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, पेबल बनाते हैं इसको। तो जैसे कि अगर मैं सेल करता हूँ मटेरियल, 6 क्वांटिटी सेल कर देते हैं, ये कितनी, 7 हो गई, 7 तो सेल कर। तो मैंने सेल कर दिया जितनी मेरी क्वांटिटी थी। अब समरी में ओपन करता हूँ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की पूरी समरी ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हमारा टैक्स जो है पेबल बन रहा है। कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को? तो 39,380 लास्ट अमाउंट आप देख सकते हैं, टोटल टैक्स जीएसटी पेबल। क्योंकि जब आपने परचेज किया था आइटम, तब आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है? तब आपने पे किया है गवर्नमेंट को टैक्स 92,620। और आपने कस्टमर से चार्ज कितना कर लिया है? तो चार्ज किया आपने 1,32,000। तो इसका जो डिफरेंस है 39,380, ये आपको गवर्नमेंट को और पे करना है। इसको बोलते हैं जीएसटी पेबल। यहाँ पर देखिए जीएसटी समरी से ही आप एडजस्टमेंट और पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और यहाँ पर आप जीएसटी की पेमेंट भी रेगुलरली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करनी होती है इनपुट आउटपुट की। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, बस आपको F4 की प्रेस करनी है और इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट यहाँ पर एंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली बिजी कैलकुलेट कर देगा और आपकी एडजस्टमेंट कर देगा इनपुट और आउटपुट टैक्स की। देख सकते हैं आप। सेव करेंगे बस सीधा बिल को, और आपकी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट हो जाएगी। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, बस आपको F4 की प्रेस करके बस एंटर एंटर करना है। इसके बाद आपको क्रॉस एडजस्टमेंट भी करनी होती है, तो वो भी बिजी ऑटोमेटिकली ही कर देता है। अब देखिए सिर्फ आपको एंटर एंटर करना है, F2 प्रेस करना है, और आपकी क्रॉस एडजस्टमेंट भी बिजी कर देगा। लास्ट एंट्री होती है पेमेंट की। तो ये भी आपको F4 की प्रेस करनी है और यहाँ पर आप रेगुलर जीएसटी पेमेंट एंटर करेंगे। तो देखिए जो भी टैक्स आपको पे करना है, कितना है, तो 39,380 ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेमेंट वाउचर में खुल चुका है। और ये पेमेंट आपकी गवर्नमेंट को हो जाएगी। इसमें सारी डिटेल आप एंटर कर देंगे, चालान नंबर, बैंक की डिटेल, और सेव कर देंगे। और आपका टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, उसकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। जीएसटी समरी दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। तो देखिए जीएसटी समरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको एक सिंगल विंडो में सारी डिटेल जीएसटी की दिख जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली डिटेल आपको दिख रही है कि यहाँ पर इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। इनपुट मैंने आपको बताया था, जब भी आप परचेज करते हो कोई भी आइटम, जैसे कि मैंने मार्ट का एग्जांपल आपको दिया था। मार्ट क्या करते हैं, कंपनी से खरीदते हैं मटेरियल अपना सारा आइटम्स, और फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो जब मार्ट ने, आप सपोज एक मार्ट के ऑनर हो, आपने कंपनी से जब कोई भी मटेरियल खरीदा तो उस पर टैक्स लगा होगा। टैक्स जो लगा है उसको, टैक्स को दिया किसने? वो आपने दिया, क्योंकि आप खरीद रहे हो। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, परचेज टैक्स या इनपुट टैक्स। दूसरा क्या है कि जब आपने कस्टमर को बेचा तब आपने कस्टमर से भी चार्ज किया टैक्स, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स या सेल टैक्स। तो इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ गया। उनका बैलेंसेस आपको शो हो रहा है कि जब भी आपने खरीदा था मटेरियल पूरे अप्रैल मंथ में, तब आप पे टोटल टैक्स आपने पे किया था 92,620।
जब आपने कस्टमर से चार्ज किया है टैक्स, वो है 1,32,000। तो इनपुट और आउटपुट का जो एडजस्टमेंट होता है, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं और आपका जीएसटी पेबल अमाउंट बन जाता है। ये देखिए, ये बन रहा है 39,380। ये आपका क्या बन रहा है, जीएसटी पेबल। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते हैं। बट माइनस करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी होती है, उसके लिए हमने शॉर्टकट की दी हुई है, F4 आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये बटन शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि इनपुट आपका सीजीएसटी में भी है, जीएसटी में भी, आईजीएसटी में भी है, सेम एज आउटपुट भी है। तो इनकी एडजस्टमेंट आप करते हो, तो बस आपको क्या करना है, ओके ओके करना है, और आपका जर्नल वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप इसको सेव कर लोगे। सेम एज इट इज F4 दोबारा आप करोगे, और क्रॉस एडजस्टमेंट आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी की भी आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। तो बिजी में आपको क्या है कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं होता, बस F4 की प्रेस करके आप बस ओके ओके करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, और आपकी ट्रांजेक्शन जनरेट हो जाएगी। और लास्ट होती है आपकी जीएसटी पेमेंट, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है पैसा। तो 39,380 जो अमाउंट बन रही है, ये आपकी पेबल अमाउंट है जो गवर्नमेंट को आपको पे करनी है। रेगुलर जीएसटी पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे और ये अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसकी एंट्री आप देखेंगे इस तरीके से जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंटर एंटर करते ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जीएसटी समरी। तो ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी रिटर्न्स। अब देखिए, जीएसटी रिटर्न मैंने आपको जीएसटीआर 1 बताई थी, जो सेल की रिटर्न होती है। सेम एज इट इज, जो परचेज आप करते हो उसकी भी एक रिटर्न बनती है, उसको बोलते हैं जीएसटीआर 2। और फाइनल जो आपकी रिटर्न होती है, जिसमें आप जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हो, उसको बोलते हैं हम जीएसटीआर 3B। तो ये सारे रिटर्न्स होती हैं, इनको आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। बिजी में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये रिटर्न जो है आपको शो होती हैं। तो आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटी रिटर्न्स। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल जीएसटी रिटर्न्स आपको शो हो रहे होंगे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, आईटीसी 4। इनको आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। मेनली हमारी 3 रिटर्न है, जीएसटीआर 1, 2 और 3। इनको मैं आपको समझाता हूँ। तो जीएसटीआर 1 आप इसको ओपन करते हैं, जो कि सेल की रिटर्न है। यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो भी आपका सेल्स का डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा कि B2B ट्रांजेक्शन रेगुलर कितनी है, B2B रिवर्स चार्ज कितना है, B2C लार्ज कितना है, एक्सपोर्ट कितना किया है आपने। तो सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। इसे बोलते हैं जीएसटीआर 1, जिसमें आपके टोटल सेल्स की डिटेल शो होती है। सेम एज इट इज जीएसटीआर 2, जिसमें आपको परचेज की डिटेल शो होती है। जो भी आपने आइटम खरीदा या सर्विसेज परचेज किए हैं, तो आपने कहाँ कहाँ से परचेज किए हैं, उसकी सारी डिटेल आपको जीएसटीआर 2 में शो हो जाती है। और फाइनल जो आपकी रिटर्न होती है मंथली, उसको बोलते हैं जीएसटीआर 3B, जिसमें आप दोनों की एडजस्टमेंट करते हो। तो आप देखेंगे ये जीएसटीआर 3B है, जिसमें आपको सेल और परचेज दोनों की समरी शो हो जाएगी। कितना पेबल है, कितनी जीएसटी आपने चार्ज किया है, कितना आप पे चार्ज हुआ है, सारी डिटेल जीएसटीआर 3B में शो होती है। तो ये है जीएसटीआर के रिटर्न्स और फॉर्म्स, जिनको आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसके बाद अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लोज होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीडीएस इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, टीडीएस इम्प्लीमेंटेशन, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक इनकम टैक्स का पार्ट होता है। और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी से भी खरीदते हो कोई भी मटेरियल, और आप रेगुलरली उससे आप मटेरियल खरीदते हो, जैसे कि आपका सपोज आप मार्ट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप एक मार्ट ऑन कर रहे हो और आप कंपनी से माल खरीद रहे हो। जैसे ही उस कंपनी से आपकी जो ट्रांजैक्शन है 50 लाख से ऊपर हो जाएंगी, तो जब भी आप उस पर नेक्स्ट आइटम खरीदोगे, तो आप पेमेंट जब उसको करोगे तो टीडीएस काट के पेमेंट करोगे, 0.01%, अगर उसको पैन नंबर है तो। अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कारण हैं, बस खाली हम नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं टीडीएस किस केस में काट रहे हैं आप। 50 लाख से ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन किसी सिंगल पार्टी से अगर आपकी हो जाती है, तो आपको उसका टीडीएस काटना होता है, अगर आप उसे परचेज करते हो आगे से। समझते हैं किस तरीके से बिजी में करेंगे इसको। तो बिजी में आते हैं, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये फीचर मिलेगा, फीचर एंड ऑप्शंस में टीडीएस टीसीएस।
अब यहाँ पर आप टीडीएस को इनेबल करेंगे, इनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग, और ये सारी डिटेल जो है टैन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब टैक्स अकाउंट नंबर, और ये आपका टीडीएस सर्कल, पेयर कैटेगरी, ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, जो आपकी टीडीएस फॉर्म में शो होती है, और आप इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आपने इस फीचर को इनेबल किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्टर के अंदर टीडीएस कैटेगरी के एक मास्टर ओपन हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट सारी कैटेगरीज बना देता है। आप देख सकते हैं कमीशन और ब्रोकरेज, तो जो भी आप परचेस करते हो ट्रांजेक्शन, सबकी यहाँ पर कैटेगरी और सेक्शन के साथ यहाँ पर बनी हुई है। देख सकते हैं 194 क्या, वो 194 सी, सब सब बनी हुई, 194 जे। ये टीडीएस के सेक्शंस हैं सारे, जिनको आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। अब इनकी यूज करने की बारी कहाँ पर आती है, तो सबसे पहले जब आप पार्टी क्रिएट करते हो, जैसे कि पार्टी है जे जे ट्रेडिंग, और इस पार्टी पे जब आप पार्टी को सेव करोगे, ये एक विंडो आएगी टीडीएस टीसीएस इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पर आप सबसे पहले टीडीएस को यहाँ पर इनेबल करोगे कि इस पार्टी का आपको टीडीएस काटना है कब से, तो एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, पहली ट्रांजेक्शन, या फिर लिमिट के बाद। तो लिमिट मतलब 50 लाख की लिमिट मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर मैं अभी स्टार्टिंग कर देता हूँ। और पे कैटेगरी क्या है, ये डोमेस्टिक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, आप इसकी पे कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। और इनकम टैक्स ये फाइल करते हैं या नहीं, तो आप ये यहाँ पर ओके कर दोगे, सेव कर दोगे। इसके बाद अगर जैसे कि आपका कोई एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, इसको भी आप सेव करोगे, तो यहाँ पर आप बताओगे कि इस एक्सपेंस की कैटेगरी क्या आती है, टीडीएस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टू अदर, कॉन्टैक्ट ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जिसको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर के अंदर आपने टीडीएस कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। अब मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जनरल वाउचर के अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन की है, सपोज 20,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट मैंने कराया है। किस पार्टी से कराया मैंने एडवर्टाइजमेंट, तो वो है जे जे ट्रेडिंग से। एंटर आप करेंगे, यहाँ पर एक मिनट, टीडीएस अकाउंट जे जे ट्रेडिंग, और यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, डोमेस्टिक कंपनी, और ओके कर दिया है, सेव कर देंगे इसको। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है, इसको भी मैंने यहाँ पर यस कर दिया है, कॉन्टेक्ट टू अदर, सेव कर दिया। अब एंट्री करते हैं यहाँ पर 30 तारीख को, और एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी 5 लाख की पार्टी है जे जे ट्रेडिंग। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आनी चाहिए, एक सेकेंड। परचेज की ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं, जे जे ट्रेडिंग, एसी खरीदा हमने 100 पीसेज, नीचे टैक्स अप्लाई कर दिया और टीडीएस अप्लाई कर दिया यहाँ पर 0.1%। सेव करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो देखिए टीडीएस की रेफरेंस की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आप रेफरेंस जनरेट करोगे कि जो भी आप टीडीएस काट रहे हो इस पार्टी का, कितने परसेंट है, 0.01% है, और कितनी अमाउंट बनती है, वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। ओके आप करोगे और सेव कर लोगे। ऐसे ही जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, आप उसका टीडीएस डिडक्ट करते रहो, टीडीएस अप्लाई करते रहोगे बिल एंट्री में, सेम एज इट एक्सपेंस की एंट्री में भी होता है। और इसकी रिपोर्ट आपको कहाँ दिखेगी, डिस्प्ले के अंदर, टीडीएस रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 26 के ओएनएसआर, पेमेंट डेट, डॉन सैलरी, ये सारी रिपोर्ट्स आप ओपन करके देख सकते हो, ये टीडीएस की डिटेल शो हो जाएंगी। जब आप पेमेंट करोगे टीडीएस की, क्योंकि जो पैसा आपने काटा है उसको आपको गवर्नमेंट को पे भी करना होगा, तो जब आप पे करोगे तो ये सारे रेफरेंस भी शो होंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि 30 अप्रैल को मैं पेमेंट कर रहा हूँ टीडीएस की, टीडीएस ऑन परचेज ऑन गुड्स 290, 2944।
यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर और ये सारे रेफरेंस भी शो हो जाएंगे। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस शो हो जाएगा, रेफरेंस को आप सिलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल फिल करके आप उसकी पेमेंट भी कर देंगे। इस तरीके से पेमेंट की ट्रांजेक्शन आप टीडीएस की कर सकते हैं। तो टीडीएस को इनेबल करना है आपको, और पार्टी के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और फिर उसकी ट्रांजेक्शन में टीडीएस को डिलीट करना है, और फिर उसकी पेमेंट करनी है। रिपोर्ट आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगी। ये है टीडीएस इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा टीसीएस इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर टीसीएस इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? टीडीएस का मतलब था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या होता था? जब आप परचेस करते थे, जब आप डिडक्ट करते थे, काटते थे। बट टीसीएस क्या होता है? यहाँ पर आप कलेक्ट करते हो जब आप सेल कर रहे हो। लिमिट वही है, 50 लाख से ऊपर की अगर आप ट्रांजेक्शन कर देते हो किसी सेम पार्टी से, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको उसका टीडीएस टीसीएस भी आपको उससे कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। तो टीसीएस की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शंस, और टीडीएस एंड टीसीएस में जाके आप टीसीएस को इनेबल कर देंगे। बाकी सारी डिटेल्स को सेम फिल करेंगे और आप सेव कर देंगे। इसके बाद सेम जब आप पार्टी क्रिएट करते हैं, जिस भी पार्टी से आपने ट्रांजेक्शन करनी है, आपको पार्टी को सेव करते टाइम आप बताएंगे यहाँ पर कि आपको उसका टीसीएस काटना है नहीं। तो आप यहाँ कर देंगे, पहले इनेबल कर देंगे, हाँ जी टीसीएस काटना है, एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट। और ये पे कैटेगरी क्या है? डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिविजुअल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ये आप सिलेक्ट कर देंगे। इनकम टैक्स भी फिल करते हैं और आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जब भी आप सेल की ट्रांजेक्शन करेंगे, वन पार्टी, और आइटम आपने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट की, प्राइस बताया, नीचे जीएसटी अप्लाई कर दिया, और जीएसटी के बाद आपको यहाँ पे टीसीएस भी अप्लाई करना है, 0.1%। सेव करेंगे। सेम जैसे अपने टीडीएस का रेफरेंस बनाया था परचेस करते टाइम, यहाँ पर आप टीसीएस का रेफरेंस बनाएंगे। देखिए, ओके करेंगे और सेव कर देंगे। तो टीसीएस बिल सेंट्री में अप्लाई करना है आपको। रिपोर्टिंग आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्प्ले के अंदर टीसीएस रिपोर्ट्स, जहाँ पर आप जितना भी टीसीएस आपने कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से, सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसे आपने टीडीएस की पेमेंट करी थी, सेम एज टीसीएस की पेमेंट भी करेंगे आप। गवर्नमेंट को पे करना होता है टैक्स का पैसा, पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, और जितना भी टीसीएस आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, आप उसको यहाँ पर उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को कर देंगे। सेव करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा, और इन रेफरेंस के बाद ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे, बैंक का बीएसआर कोड, बैंक की नंबर, बीएसआर नंबर, चेक नंबर, चालान नंबर, और उसको ओके करेंगे। आपकी पेमेंट भी टीसीएस की हो जाएगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट्स को आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट जो है टीसीएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसलेनियस बेसिक। टीसीएस एंड टीडीएस विल बी सेम 0। ये देखिए डिपेंड करता है कि आप जिसका टीसीएस या टीडीएस काट रहे हैं उस पर पैन नंबर है या नहीं, और किस सेक्शन के अंडर में आप टीसीएस या टीडीएस काट रहे हो। तो इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि किस पार्टी का आपको टीडीएस टीसीएस कितना काटना है और कौन सा सेक्शन उस पर अप्लाई करना है। तो 0.1% जो होता है वो सेल और परचेज के केसेस में होता है, बट ये टीडीएस के केस में डिफरेंट हो सकता है, टीसीएस के केस में नहीं। टीसीएस में ये रहेगा, पर टीडीएस जो है आपका जो देखिए, आप जब सैलरी आपको मिलती है तब आपकी सैलरी अगर टैक्सेबल बनती है तो आपका टैक्स टीडीएस कटता है आपका, तब आप पे अलग रेट टैक्स कटता है। जिस पार्टी को आपको पेमेंट करनी है उसका टीडीएस काटना है और उस पर पैन नंबर नहीं है, तो आपको 20% भी टीडीएस उस पर लगाना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन किस टाइप की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूटिलिटीज पे, मिसलेनियस बेसिक में, कि यूटिलिटीज आप किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजी के अंदर आते हैं, और यूटिलिटी आपको मिलेंगी एडमिनिस्ट्रेशन,
यूटिलिटीज, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस है। कौन कौन से ऑप्शन है? डाटा फ्रीजिंग। डाटा फ्रीजिंग मतलब कि आप डाटा को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब क्या होता है? जमाना। जब कोई चीज जम जाती है तो आप देखिए उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, बर्फ जम जाती है ना तो बहुत मतलब उसको बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो डाटा फ्रीजिंग का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर आपने डाटा को फ्रीज कर दिया तो वो डाटा जो है अनचेंजेबल होगा, मतलब कि मॉडिफाई नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि मैंने ट्रांजेक्शन की हुई है कई सारी, सेल की, परचेज की। अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। बट अगर मैंने रिटर्न फाइल कर दिया है तो मैं चाहूंगा कि मेरा डाटा कोई मॉडिफाई ना कर दे। अगर सपोज मेरी कंपनी में मल्टीपल यूजर काम करते हैं, मैं चाहता हूँ जिस मंथ की रिटर्न फाइल होती जा रही है उसका डाटा मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाटा मॉडिफाई हो गया तो आगे की रिटर्न जो है वो गलत जनरेट हो जाएंगी। तो इसके लिए हम डाटा को फ्रीज कर सकते हैं। तो यूटिलिटी में हमको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा डाटा फ्रीज। इस पे आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, फुल एंड पार्शियल। फुल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जिस भी डेट तक का डाटा को फ्रीज करना चाहते हैं उस डेट को स्पेसिफाई करेंगे। आप देखिए 30/4 तक, मतलब अप्रैल का डाटा मैंने फ्रीज कर दिया। आप चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन को ओपन कीजिए, आप अगर कुछ भी इसमें मॉडिफाई करते हैं और उसको सेव करेंगे, देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पार्टी मैंने मॉडिफाई कर दी है। लास्ट में आपको ये मैसेज दे देगा डाटा हैज बीन फ्रोजन अप टू 30th 4, मतलब कि इस डेट से पहले का डाटा फ्रोजन हो चुका है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से डाटा को आप फ्रीज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था फुल वाला। ठीक है, फुल में क्या होता है कि सारी ट्रांजेक्शन आपकी फ्रीज हो जाती हैं, चाहे सेल्स वाउचर हो, चाहे परचेज हो, चाहे आपकी मटेरियल रिसीव हो, चाहे मटेरियल इश्यू हो, जनरल एंट्री ऑफ कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसीव्ड, कोई सी भी एंट्री हो, ये आपकी सारी फ्रीज कर देता है। अगर आप पार्शली फ्रीज करना चाहते हैं तो पार्शली भी कर सकते हैं। पार्शली का मतलब क्या है कि सपोज आपको सिर्फ सेल्स वाउचर ही फ्रीज करना है, या सिर्फ परचेज ही करना है, या सिर्फ पेमेंट वाउचर ही फ्रीज करना है, तो वाउचर के लेवल पे भी आप फ्रीज ही कर सकते हैं, जिसको हम पार्शियल फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि अगर सेल्स वाउचर फ्रीज करना है, कौन सी सीरीज का करना है और किस डेट तक का करना है, तो उस डेट तक का डाटा आपका फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि उस डेट से पहले का डाटा आपका कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये था डाटा फ्रीजिंग ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें रेफरेंस मैनेजमेंट। अब देखिए ये रेफरेंस मैनेजमेंट जो है बेसिकली ऑर्डर के केसेस में काम आता है, और ऑर्डर आपका स्पेशलिस्ट कोर्स रिलेटेड है तो उसको हम पॉइंट को स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंड ईमेल। तो देखिए बिजी से अगर आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल आप डायरेक्टली यहाँ से भी भेज सकते हैं, सेंड ईमेल, और किसी पार्टी को आपको कुछ भी भेजना है तो आप यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। सेम एज इट इज एसएमएस आपको भेजना है किसी पार्टी को तो पार्टी सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर जो भी मैसेज आप लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे। बट ये भी स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट में ही कवर होंगे आपके दोनों। नोटिफिकेशन आपको भेजनी है बीएनएस ऐप पर तो आप भेज सकते हैं। ईमेल आपको ऑफलाइन, मतलब यहाँ पर आपका जो भी ईमेल पेंडिंग में रखे हुए हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे, बिजी से आप जो भी ईमेल भेजते हैं पार्टी को अपनी। कस्टमाइजेशन को स्किप करते हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है ट्रेनिंग का। ब्लॉक एंड डीएक्टिवेट, इन दोनों को समझते हैं। ब्लॉक और डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए ब्लॉक, अगर किसी भी आइटम को आपको ब्लॉक करना है, तो जैसे कि आप सपोज आप देख सकते हैं कि ब्लॉक मतलब क्या है कि वो आइटम सपोज आपका आना ही बंद हो गया बाहर पीछे से। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उसकी ट्रांजेक्शन और ना हो जाए, बट आपको रिपोर्ट में उन ट्रांजेक्शन को देखना है जो आपने पहले की ट्रांजेक्ट की हुई है उस आइटम से रिलेटेड, तो आइटम को आप ब्लॉक कर सकते हो। या किसी पार्टी को ब्लॉक करना है, कोई पार्टी आपको पेमेंट, आपने मतलब पार्टी ने टाइम से पेमेंट नहीं करी, आप चाहते हैं कि दोबारा इसकी ट्रांजेक्शन ना हो जाए, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक पार्टी है, उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और मास्टर नेम है, सपोज पार्टी का नाम है जे जे ट्रेडिंग, और मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब देखिए जब भी मैं सेल करूंगा, जे जे ट्रेडिंग को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर शो हो जाएगा दिस पार्टी इज ब्लॉक्ड, जे जे ट्रेडिंग इज ब्लॉक्ड, मतलब भी कि आप इस पार्टी को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरी पार्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है, बट जैसे ही मैंने जे जे ट्रेडिंग को सिलेक्ट किया पार्टी मेरी ब्लॉक शो हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं पार्टी को ब्लॉक कर सकता हूँ। आइटम को भी आप ब्लॉक करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइटम का भी ऑप्शन शो हो रहा है, तो किसी भी आइटम को ब्लॉक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए, अगर किसी पार्टी को या आइटम को आपको अनब्लॉक करना है तो आप क्या करेंगे, बस उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे या अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक्ड आइटम पे
एन दबा देंगे, सेव कर देंगे, आपका अनब्लॉक्ड हो जाएगा, मतलब कि अब आप इस पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर। ये देखिए, अब देखिए कोई ब्लॉकिंग का मैसेज नहीं आ रहा और ट्रांजेक्शन आगे जा रही है। यूटिलिटीज में आते हैं वापस, और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है डीएक्टिवेट मास्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ब्लॉक के केस में क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो आपको मास्टर शो हो रहा था, जब आप मास्टर को सिलेक्ट कर रहे थे तब वो मास्टर आपका ब्लॉक शो हो रहा था, मतलब कि आप उस मास्टर को सिलेक्ट तो कर पा रहे थे बट वो ब्लॉक हो रहा था, उसकी आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे। डीएक्टिवेट में क्या है कि वो आपका मास्टर ही शो नहीं होगा लिस्ट के अंदर, जैसे कि जे जे ट्रेडिंग है, इसी को मैं अब डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब ये डीएक्टिवेट हो गया। अब देखिए जब भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो ये जे जे ट्रेडिंग मेरे को शो ही नहीं होगा, ये देखिए शो ही नहीं हो रहा लिस्ट में, क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड है, लिस्ट में ही नहीं आएगा। तो ब्लॉक और डीएक्टिवेट, इन दोनों की हेल्प से आप ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं किसी भी आइटम या किसी पार्टी की। ये यूटिलिटी यहाँ पर खत्म होते हैं इसके ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बल्क अपडेशन। अब देखिए बल्क अपडेशन क्या है कि मिसलिनियस बेसिक में बल्क अपडेशन मतलब कोई भी काम आपको बल्क में करना हो, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम। तो यूटिलिटी के नीचे ही ऑप्शन है बल्क अपडेशन। यहाँ पर देखेंगे हम मल्टीपल ऑप्शंस है, वन बाय वन समझते हैं इन ऑप्शंस को। पहला है कि अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, बैलेंस शीट की आपको स्टॉक जो है अपडेट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट के उसमें, या अकाउंटिंग से रिलेटेड है बेसिकली। इसके बाद इसको हम स्किप करते हैं मास्टर सिंक्रोनाइजेशन को। अपडेट मास्टर प्रिंट नेम, मास्टर का प्रिंट नेम आपको अपडेट करना है, तो आप यहाँ से प्रिंट नेम को अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पहले। मर्ज मास्टर, कोई ऐसे आपके एग्जीक्यूटिव हैं, दोनों ने क्या है बेसिकली पार्टी जो है उनका नाम, पार्टी सेम है बट उनका नाम अलग अलग फीड करके दो पार्टी क्रिएट करती है, तो दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, मर्ज मास्टर पे जाएंगे, आइटम या अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सोर्स और टारगेट सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे, तो दोनों पार्टी जो है मर्ज हो जाएंगे, मतलब एक की ट्रांजेक्शन दूसरे में आ जाएंगे और एक पार्टी जो है रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अगर सपोज दो पार्टी ऐसी बना दी है जो है सेम बट आपने स्पेलिंग अलग अलग रख दिया उसकी, या आइटम आपने बना दिया ऐसे, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। डिलीट अनयूज्ड आइटम, कई सारे आइटम या पार्टीज ऐसी हैं बेसिकली जिन जो अनयूज्ड हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज नहीं है, तो आप उनको बल्क में डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अपडेट टैक्स कैटेगरी, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अगर सारे आइटम की टैक्स कैटेगरी चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और 12% अगर आपने कर दिया ऑल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम है, तो सब आइटम की टैक्स कैटेगरी आपकी 12% ही बन जाएगी। ऐसे ही आप क्रिटिकल लेवल आपका स्पेशलिस्ट में आता है। प्राइस आपको अपडेट करना है आइटम का, तो आप जैसे कि सपोज जो आपका सेल प्राइस है सारे आइटम्स का, उसको आप 50% से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि 50% आपने बता दिया और ओके कर दिया। अब देखिए जो भी आइटम में आपने प्राइस बताए थे, अब यहाँ देखेंगे 50% से इंक्रीज हो गया इसका प्राइस, मैंने जो बताया था अब ये 50% इंक्रीज हो गया इसका प्राइस, पहले कुछ और था। ऐसे ही आपको अकाउंट बल्क में क्रिएट करने, आइटम बल्क में क्रिएट करने, टैक्स कैटेगरी बल्क में क्रिएट करने, आप कर सकते हैं। एंटर करेंगे या नेम बताएंगे, एलियास ग्रुप वगैरह सब चीज बताएंगे, सेव कर देंगे, बल्क में आपके आइटम भी क्रिएट हो जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्पेशलिस्ट का पार्ट होते हैं, तो यही आपके एडवाइजर में आते हैं। ऑप्शंस वन बाय वन आप इनको ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जो आप बल्क में बेसिकली आपको काम करना है तो। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस बेसिक डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब देखिए डाटा को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है एक्सेल में या पीडीएफ में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी सेल्स की रिपोर्ट है, ट्रांजेक्शन पे आते हैं लिस्ट पे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरी सेल्स की रिपोर्ट है और मैं इसको पीडीएफ में या एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो काफी इजी है ये ऑप्शन, किस तरीके से करेंगे, तो ऊपर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और किस फॉर्मेट में आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पीडीएफ या एक्सेल ले लिया,
एक्सेल को मैं कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको पाथ दे दूंगा, ओके करूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा, मतलब कि ओके कर दूंगा। देखिए जैसे एक्सपोर्ट होगी आपकी ऑप्शन आ जाएगा, यस करेंगे और एक्सेल में आपकी जो रिपोर्ट है अब आप देख सकते हैं ओपन हो चुकी है, लिस्ट ऑफ सेल्स वाउचर। ऐसे ही आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बिजी में एक खासियत है कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डाटा को अगर आपको एक्सेल से इंपोर्ट करना है बिजी में तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिस्ट जो है आइटम की वो बना लेते हैं। तो जैसे कि एक्सेल फाइल है मेरी और इसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट ऑफ आइटम। अब देखिए अगर मुझे आइटम की लिस्ट या पार्टी की लिस्ट या ट्रांजैक्शन अपनी एक्सेल से इंपोर्ट करनी है बिजी में, मतलब कि डाटा जो है बिजी में लाना है एक्सेल से, तो वो भी मैं ला सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है देखिए कि आपका फर्स्ट कॉलम है आइटम का नेम, इसके बाद आता है एलियास, ग्रुप, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी। सपोज आइटम का नाम है हैमर, एलियास है 001, ग्रुप आपका जनरली है, सेल प्राइस है 100 रुपये, परचेज प्राइस है 50 रुपये, एमआरपी है 150। दूसरा मेरा आइटम है सपोज दूसरा आइटम लेते हैं बोल्ट, एलियास है 2, ग्रुप है जनरल, प्राइस है सपोज 5 रुपये और 10 रुपये। तो दो आइटम है सपोज मेरे। अब देखिए जब भी आपको आइटम को या फिर पार्टी को इंपोर्ट करना हो बिजी में, तो एक्सेल में आपको जो टेम्पलेट बनाना है वो किस तरीके से बनाना है कि एक कॉलम के अंदर आपकी एक ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आइटम का नेम एक कॉलम में, तो आप देखेंगे एक कॉलम में आपकी सारी आइटम के नेम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही सेम एलियास है, ग्रुप है, आप देखेंगे कॉलम में आपको सेम इंफॉर्मेशन रखनी है। बिजी में आएंगे और अब यहाँ पर हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं एक्सेल से। तो सपोज आपको आइटम इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल, एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप आएंगे, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे आइटम पे। अब देखिए ए कॉलम में क्या आइटम का नाम है, देख सकते हैं जो एक्सेल है। बी कॉलम में आप देखेंगे क्या है, तो बी कॉलम में आइटम का एलियास है, तो एलियास बी कॉलम में है। सी कॉलम में देखेंगे आप ग्रुप है, तो ग्रुप ले लेंगे सी कॉलम। डी कॉलम में है आपका सेल प्राइस, तो सेल्स प्राइस ले लेते हैं, आइटम का सेल प्राइस डी कॉलम। परचेज प्राइस आपका ई कॉलम में है, एम आपकी एफ कॉलम में है। तो देखिए आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है पहले तो कॉलम के साथ फील्ड को। तो फील्ड है हमारी और कॉलम आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यूनिट आपको क्या लेनी है, यहाँ पे यूनिट आप बता देंगे और शीट है हमारी उसको सिलेक्ट करना है कि वो एक्सेल की शीट कहाँ पर है। तो एक्सेल की शीट जो है वो हमारी डेस्कटॉप पे रखी है, लिस्ट ऑफ आइटम सिलेक्ट करेंगे, रॉ बताएंगे कहाँ से स्टार्ट है डाटा, क्योंकि डाटा हमारा जो है वो सेकंड रॉ से स्टार्ट है। देखिए आप 2 से स्टार्ट है, फर्स्ट रॉ में तो हेडिंग है क्योंकि, और शीट नंबर 1 है, इसको बस आप इंपोर्ट करेंगे और देखिए आपके जो आइटम्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। दो आइटम थे, दोनों यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। देखिए बोल्ट भी आ गया, हैमर भी आ गया, ये दोनों मेरे पहले से बने हुए थे, तो बोल्ट और हैमर दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। प्राइस भी आप देखेंगे तो सेल प्राइस एमआरपी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप मास्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से। ट्रांजिशन भी आप इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें मिसलिनियस डाटा एंट्री।
मिसलिनियस डाटा एंट्री जो है वो डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नीचे आपको मिलेगा। यहाँ पर आप डेली मैसेज, ट्रांसपोर्ट डिटेल जो है, आइटम जो ट्रांजेक्शन की, परचेज बिल नंबर, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, सेटलमेंट समरी, ये सारी जो ट्रांजेक्शन के इंटरनल डिटेल्स होती हैं इनको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये है मिसलिनियस डाटा एंट्री का काम। और लास्ट में आता है हमारा चेंज फाइनेंशियल ईयर। तो सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, अभी करंटली कौन सा चल रहा है, 2023 टू 2024। जैसे आपका 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट कर लेंगे। तो 1 अप्रैल 2024 से आपका नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट होगा। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, चेंज फाइनेंशियल ईयर, और इस पर क्लिक करेंगे। ये कंपनी दूसरी जगह भी ओपन है, उसको क्लोज कर लेते हैं। कंपनी को दोबारा ओपन करता हूँ मैं। तो जब भी आपको नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट करना हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट में जाएंगे, चेंज फाइनेंशियल ईयर, ओके करेंगे, ओके करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, आपका नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाएगा। मतलब जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपका नया फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, अभी तक सिंगल फाइनेंशियल ईयर था मेरी कंपनी में, और जैसे ही मैंने जनरेट किया, अब मेरी कंपनी में 2 फाइनेंशियल ईयर जनरेट हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे 2 फाइनेंशियल ईयर शो हो जाएंगे। टोटल 2023 से 2025 तक का डाटा है कंपनी के अंदर, और 2 फाइनेंशियल ईयर है जिसमें। फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, और चेंज फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर शो हो रहे हैं, तो आप जिस फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बिजी की एक बीएनएस ऐप है, बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस ऐप, जो कि आप नोटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बीडेप आईडी बनानी होती है, बिजनेस बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की आईडी बनानी होती है। और फिर आप नोटिफिकेशन, जैसे व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, ऐसे सेम नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। और बीएनएस ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फीचर ऑप्शंस में, और आप यहाँ पर जनरल पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है, और अपनी एक बीडैप आईडी बनानी होती है। बीडैप आईडी बनाने के बाद, जैसे आप बीडैप आईडी बना लेते हो, और बीडैप आईडी बनाने के बाद आपको कोई भी चीज, आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है, आप जैसे सेल्स वाउचर सेव करने के बाद आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपके बीएनएस ऐप पे चला जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एक सेल बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब आप प्रिंट करते हो, यहाँ पर बीएनएस का ऑप्शन भी शो होता है, बिजी बीएनएस ऐप, इस पर आप क्लिक करोगे, तो बीएनएस ऐप जो आपने मोबाइल के फोन में डाउनलोड की, अपने स्मार्टफोन में, उस पे आप जब उसको डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो अपने फोन में, तो आपको उसको रजिस्टर्ड करना होता है अपने मोबाइल नंबर पे, जैसे आप व्हाट्सएप को रजिस्टर करते हो, उसी मोबाइल नंबर पे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, या मोबाइल नंबर एंटर करके। ये होती है हमारी बीएनएस ऐप। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो क्लोज होता है। थैंक यू फॉर वेरी मच। फॉर फर्दर क्वेरीज आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, 5282 आपको डायल करना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है उनका। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।